हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हमने कल एक थ्योरम पढ़ी थी, जो अपने पास नेटवर्क थ्योरम पढ़ रहे थे। नेटवर्क थ्योरम के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट थ्योरम पढ़ ली थी। उसमें अपन ने पढ़ा था कौन सी थ्योरम थी। थ्योरम का नाम था अपने पास अध्यारोपण की प्रमेय, सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के बाद जो अपनी दूसरी थ्योरम्स आती है वो आती है पारस्परिकता की प्रमेय यानी रेसिप्रोसिटी की थ्योरम। तो अब इसमें होता क्या अपने पास, जैसे अपने सुपर पोजिशन में क्या था, अपने पास 3 स्टेप में वो थ्योरम सॉल्व हो रही थी। उसका क्वेश्चन जो उस बेस पे था वो भी 3 स्टेप में सॉल्व हो रहा था। कैसे हो रहा था, कोई भी सर्किट था उसमें 2 वोल्टा स्रोत जुड़े हुए थे E1 और E2, उसमें इम्पीडेंस लग रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेप में तो उस दोनों के कारण अपन पूरे सर्किट में I1 I2 निकाल रहे थे। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे थे, एक यानी E1 को शॉर्ट कर रहे थे और E2 के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही थी या करंट फ्लो हो रहा था उसके कारण क्या निकाल रहे थे, I1 डैश और I2 डैश निकाल रहे थे। ऐसे ही थर्ड स्टेप में क्या था अपने पास, E2 को शॉर्ट करते हैं यानी E1 को रखते हैं और E2 को शॉर्ट करते हैं, यानी एक बार E1 को शॉर्ट करना है, दूसरी बार में E2 को शॉर्ट करना है। तो ऐसे शॉर्ट करते हुए उसमें भी क्या निकालेंगे अपन, I1 डबल डैश और I2 डबल डैश। तो वो कौन सी थ्योरम थी अपने पास, सुपरपोजिशन थ्योरम थी। अब अपन आते हैं इस पे सेकंड नंबर की थ्योरम है पारस्परिकता की प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो अब इसमें क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। ये भी क्या होती है अपने पास, कोई भी सर्किट होता है यानी हार्ड सर्किट होता है, उसको इजीली सॉल्व करने के लिए काम आती है। तो अपन देखते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है। अब स्टेटमेंट कैसे है, स्टेटमेंट देखो इसका मैंने वैसे ही लिख रखा है स्टेटमेंट कि यदि प्रथम लूप में वोल्टा स्रोत जुड़ा हो, मान लिया कि अपने पास प्रथम लूप है, ये वाले 2 लूप है, ये वाला फर्स्ट लूप है, मान लिया कि ये वाला क्या फर्स्ट लूप है और ये वाला क्या अपना सेकेंड लूप है। अब इसमें लिखा है कि यदि प्रथम लूप में वोल्टा स्रोत जुड़ा हो, प्रथम लूप ये वाला है, प्रथम लूप में अपन ने क्या जोड़ रखा है, वोल्टा स्रोत जोड़ रखा है। तो वही चीज लिखी है कि प्रथम लूप में वोल्टा स्रोत जुड़ा हो और उसके कारण द्वितीय लूप में प्रवाहित धारा आई हो। अपन मान सकते हैं कि जो बैटरी क्या है अपनी एक ही है, जब एक ही बैटरी है तो इसमें क्या होगा, I1 प्रवाहित होगा और इसमें क्या होगा, I2 प्रवाहित होगा। यानी अपन लिख सकते हैं कि जो इसमें करंट प्रवाहित होगी वो कितनी होगी अपने पास, I1, और इसमें क्या होगी अपने पास I2, क्योंकि इसमें बैटरी क्या अपने पास एक ही है। तो कह रहा है कि उसके कारण द्वितीय लूप में प्रवाहित धारा आई हो। मान लिया कि द्वितीय लूप में प्रवाहित धारा अब यहाँ पे अपने पास कितनी आ रही है, I2 आ रही है। तो मान लिया कि उसकी I2 है। यदि प्रथम लूप में वोल्टा स्रोत जोड़ रखा हो, उसके कारण इस बैटरी के कारण जो द्वितीय लूप में प्रवाहित धारा आई हो, यहाँ पे अपन ने आई स्टेटमेंट में आई लिखा है, बाकी जो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आएगी, I2 आएगी। अब हम उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हम वोल्टा स्रोत को द्वितीय लूप में जोड़ देते हैं। यानी ये वाला तो अपन क्या करते हैं शॉर्ट, यानी ये जो बैटरी है इसको कहाँ जोड़ देते हैं, सेकंड लूप में। जब सेकंड लूप में ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसके कारण धारा प्रवाहित होगी। तो उसके कारण मान लेते हैं कि अपने पास 2 धारा होगी, वो क्या होगी, I1 डैश और I2 डैश। तो वो कह रहा है कि अब हम वोल्टा स्रोत को द्वितीय लूप में जोड़ देते हैं, जिसके कारण प्रथम लूप में प्रवाहित धारा आई होगी। यानी वो कह रहा है कि जो प्रथम लूप में प्रवाहित धारा होगी, यानी ये बैटरी अपन ने जोड़कर कहाँ कर दी, यहाँ कर दी। तो उसके कारण जो I1 डैश और I2 डैश आएगा उसमें से कोई भी एक करंट आएगी, यानी उसमें से यहाँ पर I2 आया तो जो इसके इक्वल आएगा वो क्या आएगा अपने पास, I1 डैश आएगा। तो इस टाइप में जो लास्ट में थ्योरम प्रूफ होगी, जिसमें जो प्रथम सर्किट था उसके कारण तो क्या आएगा अपना I2, और जो सेकंड सर्किट बनाएंगे इसको यहाँ या वहाँ जोड़ के तो उसमें क्या आएगा I1 डैश। ये दोनों क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। तो ये तो अपन क्या करेंगे, मैथमेटिकल जब प्रूफ करेंगे, जब अपन देखेंगे आता है कि नहीं आता, तो वो चीज़ बात की है। तो सबसे पहले तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाना चाहिए कि करना क्या है इसमें। कोई भी प्रथम लूप में यानी फर्स्ट लूप में अपन ने क्या जोड़ रखा है, वोल्टेज सोर्स ऐड किया हुआ है। तो उसमें क्या होगी, सर्किट में धारा प्रवाहित होगी दोनों लूप में, I1 और I2। फिर अपन कहते हैं कि इसको हटाकर कहाँ ऐड करना है, यहाँ पे। यानी जब वोल्टा स्रोत को द्वितीय लूप में जोड़ देते हैं तो भी उसमें धारा प्रवाहित क्या रहेगी, वो की वही रहेगी। यानी कोई भी एक धारा रहेगी वो दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आप लिख दीजिए। इसके बाद अपन चलते हैं मैथमेटिकल प्रूफ में। तो देखो मैथमेटिकल प्रूफ में चलने से पहले अपन ने ये डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम की थ्योरी लिखनी जरूरी है। तो डायग्राम की थ्योरी में क्या लिखेंगे कि कोई भी क्या जोड़ा है अपन ने, एक वोल्टा स्रोत जोड़ रखा है, क्या ऐड कर रखा है अपन ने, वोल्टा स्रोत जोड़ रखा है, कौन सा, E। फिर अपन ने लिखा है कि अब Z1 Z2 Z3 क्या है, यहाँ पे इम्पीडेंस है यानी क्या, प्रतिबाधा। पर ये प्रतिबाधा कौन सी है, इसमें देखो करंट क्या आ रही है, दोनों की सेम आ रही है। यानी यहाँ से यदि मैं इस बैटरी को हटा के वहां भी लगा दूंगा तो भी करंट कोई भी एक सी सेम होगी, इसलिए इसके कहते हैं कि क्या है, ये द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है। जो मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया भी था कि इसे किसे कहते हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। यानी सर्किट में कोई भी एलिमेंट की जगह चेंज करने पर सर्किट में चेंज नहीं होता है।
तो ये मतलब इसका क्या बाइलेटरल इम्पीडेंस, यानी ये हो जाएगा बाइलेटरल इम्पीडेंस कितने जोड़ रखे अपन ने, Z1 Z2 और Z3 जोड़ रखे। तो सर्किट की जो थ्योरी लिखनी है, क्या लिखनी है कि हमने क्या किया है, वोल्टा स्रोत E जोड़ रखा है, इसके कारण जो सर्किट में प्रवाहित धारा है वो कितनी है, I1 तथा I2 है, तथा हमने द्विपार्श्विक प्रतिबाधा Z1 Z2 और Z3 ऐड किया हुआ है। तो इस सर्किट की थ्योरी लिखने के बाद अपन आते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ पे। तो मैथमेटिकल प्रूफ भी करते हैं इसका। तो सर्किट की थ्योरी तो आप बनाकर लिख सकते हो, तो लिख लेना। अब आते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ। फिजिक्स में जो भी चीज़ अपन लिखेंगे तो पहले उसका प्रूफ होगा, उसके बाद इसके बेस पे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले अपन प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ कैसे होगा अपने पास, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अब सर्किट बना रखा है, सर्किट में अपन को करंट डायरेक्शन फिक्स करनी होगी। तो सबसे पहले तो इसी की करंट डायरेक्शन देखते हैं। देखो बैटरी एक ही है अपने पास, तो यहाँ से तो जाएगा अपना I1, यानी यहाँ तक तो क्या आएगा अपना I1, यानी यहाँ भी क्या आएगा अपना I1। ऐसे यहाँ की बात करेंगे, यानी इसी बैटरी के कारण करंट जा रहा है, तो इसका I2 किधर जाना चाहिए, I2 इधर जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा अपना I2। और यदि इस डायरेक्शन की बात करें तो ये कितना होगा, देखो किरचॉफ का फर्स्ट नियम, आने वाली धारा कौन सी है I1, जाने वाली धारा कौन सी है I2, और ये भी क्या होगी, जाने वाली होगी। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मान लिया कि ये I3 है, तो ये किसके बराबर होगा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी I2 प्लस का I3। तो I3 की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, I1 माइनस का I2। तो ये हो जाएगा अपने पास I1 माइनस का I2 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसमें सर्किट डायग्राम में उसका डायरेक्शन देनी है करंट की, और उसका क्या करना है, नाम भी देना है। तो नाम दे देते हैं अपन A B C D E और F। अब इसमें अपन बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, अपन लूप के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। और सबसे पहले आपको तरीका पता है आपको निकालने का, सर्किट में निकालना कि अपन को I1 और I2 निकालना है। तो आपका वही मेथड जो पहले काम में लेते आ रहे हो आप। सबसे पहले क्या निकालना है, इसकी दो लूप से दो इक्वेशन निकलेगी, डेल जेड की मैट्रिक्स निकलेगी, डेल जेड की मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो डेल जेड की वैल्यू आएगी, और I1 I2 क्या होगा, डेल 1 अपॉन में डेल जेड और डेल 2 अपॉन में डेल जेड। तो उसी बेस से निकालना है, तो उसी बेस से अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लूप फर्स्ट की, यानी लूप, देखो लूप दे देता हूँ मैं F, कोई भी लूप ले लो, इस बार आज F से लेते तो F A B E और F में। देखो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से चलते हैं तो माइनस पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का ही। ऊपर चलेंगे तो करंट के साथ, यानी I1 Z1। यदि यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस करंट के साथ ही चल रहे हैं, यानी I1 माइनस का I2, और साथ में क्या आ जाएगा Z3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अपने पास, E को उधर भेज दो तो I1 Z1 प्लस I1 Z3 माइनस का I2 Z3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E। अब इसमें देखो अपने पास जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो I1 कॉमन आ रहा है, यानी Z1 प्लस का Z3 माइनस का I2 और Z3 इज इक्वल टू E। तो ये तो क्या आ जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी लूप सेकंड में। यदि लूप सेकंड में बात करें तो वो अपन ले लेते हैं बी, कहाँ से लूप सेकंड ले लेते हैं बी सी डी ई बी में, यानी इस लूप की इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो इस लूप की इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो I2 Z2, तो ये आ जाएगा अपने पास I2 Z2। उस साइड से चल के वापस यहाँ से अपन जा रहे हैं ऊपर, और करंट आ रही है सामने से, तो इसको कैसा रहेगा माइनस, तो I1 माइनस I2, साथ में क्या आएगा Z3 इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए 0। तो ये हो जाएगा अपने पास I2 Z2 माइनस का I1 Z3 प्लस का I2 Z3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखो इसमें जो माइनस का आ रहा है वो क्या आ रहा है, I1 पहले लिख लेते Z3, और प्लस का यदि I2 कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा Z2 प्लस का Z3। तो ये क्या हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं अपन, क्रेमर नियम से सारणी के मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रेमर नियम लगा देता हूँ। तो क्रेमर नियम से क्या आ जाएगा अपने पास, देखो इसमें लिखेंगे तो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन यानी Z1 प्लस का Z3 माइनस का क्या आएगा Z3। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का Z3, और इधर क्या आ जाएगा Z2 प्लस का Z3, यानी ये क्या हो जाएगी, और इधर क्या आएगा अपने पास I1 और I2, और इधर क्या आएगा अपने पास E और 0। तो ये हो जाएगा अपने पास E और 0। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब अपन को निकालना क्या है, इसमें I1 I2 निकालने के लिए सबसे पहले अपन को चाहिए डेल Z। तो डेल Z क्या होगा अपने पास, यानी मैं लिख सकता हूँ Z I और इधर क्या है E।
तो डेल जेड की वैल्यू चाहिए, तो डेल जेड कैसे निकलेगा अपना, यानी Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 माइनस का Z3 और Z2 प्लस का Z3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल जेड इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 और Z2 प्लस का Z3 और माइनस का Z3, माइनस माइनस प्लस पर बीच में क्या था माइनस, तो Z3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 और Z3 स्क्वायर होगा, और ये Z3 स्क्वायर प्लस का और माइनस का क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो इक्वेशन नंबर आएगी वो क्या आएगी, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आई अपने पास, डेल जेड आ गई। यानी ये अपना क्या आ गया, डेल जेड आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले इसमें I1 I2 निकालने के लिए अपन को चाहिए डेल 1 और डेल 2, तो वो भी निकालते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, तो सबसे पहले क्या निकालना है अपन को, डेल 1 निकालना है। तो देखो डेल 1 के लिए क्या क्या होगा, डेल 1 निकालने के लिए, डेल 1 निकालने के लिए क्या करता हूँ, जो ई नोट E0 है वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यानी E0 और माइनस का Z3 और Z2 प्लस का Z3। तो ये क्या वैल्यू देगा, डेल 1 इज इक्वल टू ई Z2 प्लस का Z3 माइनस का क्या हो जाएगा 0। तो डेल 1 इज इक्वल टू कितना होगा, ई Z2 प्लस का Z3, यानी ये डेल 1 आ जाएगा। अपन को निकालना क्या है I1, तो I1 कितना आएगा, I1 डेल 1 अपॉन में क्या आता है, डेल जेड आता है। तो ये आ जाएगा अपने पास डेल 1 अपॉन में डेल जेड। तो डेल 1 की वैल्यू तो कितनी है, ई Z2 प्लस का Z3 और डेल जेड है अपने पास, डेल जेड ही रख लो या फिर वो वैल्यू रख लो। तो I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ई Z2 प्लस का Z3 अपॉन में जो डेल जेड की वैल्यू है Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस का Z3 और Z2, यानी I1 तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाली टर्म आ जाएगी, ये आ गया अपना I1। अब अपन बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, सेकंड यानी I2 निकालना है। I2 निकालने के लिए क्या करें, डेल 2 निकालना है। तो डेल 2 अब यहाँ पे E0 यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 साथ में क्या आ जाएगा E0, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का Z3। अब देखो यहाँ पे ये 0 माइनस और ये भी माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल 2 इज इक्वल टू माइनस का Z3। तो अपने पास जो I2 आ जाना चाहिए वो क्या आ जाना चाहिए, Z3 अपॉन में डेल जेड, यानी I2 क्या होगा, डेल 2 अपॉन में डेल जेड, यानी ये वाली टर्म आएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि जो I2 होगा वो क्या होगा अपने पास, Z3 अपॉन में Z1 Z2 प्लस का Z1 Z3 प्लस का Z1 Z3 प्लस का Z3 Z2। तो ये तो क्या हो गया अपने पास, I2 आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, यानी अपनी जो फर्स्ट स्टेप का काम था वो तो हो गया कि इसमें जो सर्किट में अपना I1 I2 निकालना था वो अपन ने क्या किया, निकाल दिया। तो इसको मैं नंबर दे देता हूँ, वहाँ 3 दिया तो यहाँ 4 और 5। अब इन रिजल्ट को कहीं साइड में लिख लो क्योंकि अपन को इनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको रिजल्ट को यहाँ पे लिख लेता हूँ कि I1 कितना आया था अपने पास, ई Z2 प्लस का Z3 और Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 और Z2, और I2 कितना आया अपने पास, I2 आया, ये रिजल्ट लिख लेता हूँ, ई Z3 Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस का Z3 और Z2। ये दोनों मैंने क्या कि एक बार रिजल्ट कहीं साइड में आप भी लिख लेना कॉपी में, या आपके तो लिखा हुआ होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हो बाद में पीछे। तो ये तो क्या आ गए अपने दोनों रिजल्ट आ गए। अब अपन को एक स्टेप तो पूरी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में करना है कि अपने पास जो वोल्टेज स्रोत ये वाला था इसको हटाकर कहाँ ऐड करना है, इसमें ऐड करना है। फिर अपन को क्या निकालना है, I1 और I2 निकालना है। तो ये दोनों चीज़ें निकालनी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखो नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते, तो आगे बढ़ने पर क्या होगा, अपने पास जो डायग्राम है वो डायग्राम भी दूसरा बनाना है, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी क्या होगा, दूसरा होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं।
क्योंकि अपन बैटरी हटाएंगे तो इसका सर्किट डायग्राम में क्या होगा अपने पास, उल्टा होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि ये यहाँ से हटाकर इसको तो मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, यानी यहाँ से बैटरी हटाकर कहाँ पर ऐड करनी है अपन को, यहाँ पर ऐड करनी है। तो ये तो हो गया प्लस और माइनस और ई। अब ये करंट की डायरेक्शन भी इसमें हटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये चेंज होगी तो क्या करना है, यहाँ I1 I2 भी रहेगा, पर यहाँ पे अब क्या मान रहे हैं अपन, I1 I2 डैश मानेंगे, क्योंकि I1 I2 अपन पहले मान चुके, तो यहाँ पे क्या मानेंगे अपन, I1 डैश और I2 डैश। तो सबसे पहले तो इसमें यही सर्किट डायग्राम है, इसमें भी क्या अपने पास ई क्या किया अपन ने, वोल्टेज स्विच को प्रथम लूप से हटाकर द्वितीय लूप में जोड़ दिया। तो द्वितीय लूप में जोड़ने के कारण अब धारा प्रवाहित होगी, वो मान लेते कि इसमें तो क्या होगी अपनी, इस डायरेक्शन में होगी, कौन सी होगी, I2 डैश, और इसमें क्या होगी अपनी I1 डैश, यही करंट आएगी। अब अपन मान लेते हैं कि इस करंट की डायरेक्शन जब I2 डैश की बात करेंगे तो ये करंट डायरेक्शन ऐसे आएगी, प्लस टू माइनस। यहाँ भी कैसे आएगी, यहाँ भी इस बैटरी के कारण ऐसे आएगी। तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास, देखो यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा अपना ये संधि बिंदु, यहाँ पर आने वाली करंट क्या है I2 डैश, जाने वाली करंट I1 डैश, ये भी क्या हो जाएगा, सब डैश में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इसकी डायरेक्शन। तो I1 डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, जो ये वाली करंट है मान लेते हैं कि I3 है, तो ये किसके बराबर होगी, आने वाली करंट कौन सी है, I2 डैश, जाने वाली करंट कौन सी है, प्लस का I3, यानी I3 की वैल्यू क्या होगी, I2 डैश माइनस का I1 डैश। तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास I2 डैश माइनस का I1 डैश। अब इसको क्या करना है, सेम वही कंसेप्ट, I1 I2 निकालना है, तो आप निकाल सकते हो I1 I2, चलो निकालते हैं। I1 I2 निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो लूप फर्स्ट की बात करते हैं। आपको इसमें दो लाइन लिखनी है, इसके बीच में की डायग्राम चेंज किया है अपन ने, कि प्रथम लूप से वोल्टेज स्रोत को हटाकर कहाँ लगाया है, दूसरे लूप में लगाया है। तो ये हो जाएगा लूप, अपने पास लूप लेते हैं अपने पास। अब देखो अपन को कहाँ से चलना है, यदि फर्स्ट लूप लेते हैं तो फर्स्ट लूप ले तो कहाँ से चले अपन, बी ए एफ ई और बी से चलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो I1 डैश Z1, यहाँ से चलेंगे तो अपने पास क्या है, यहाँ तक आएंगे, कुछ भी एलिमेंट नहीं, ऊपर जाएंगे तो करंट अपन से टकरा रहा है, यानी माइनस का I2 डैश माइनस का I1 डैश, और साथ में Z3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, I1 डैश Z1 माइनस का I2 डैश Z3 और प्लस का I1 डैश Z3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो I1 डैश कॉमन आ रहा है, तो ये I1 डैश कॉमन ले लिया, तो Z1 प्लस का Z3 माइनस का I2 डैश और Z3। क्वेश्चन नंबर क्या दे दो इसको, वहाँ कितनी आई थी अपनी, क्वेश्चन शायद 3 आ गई थी, तो इसको मैं दे देता हूँ 4। अब क्या करते हैं अपन, ऐसे ये एक इक्वेशन तो निकल गई, इक्वल टू में क्या है, ये ध्यान रखना कि इक्वल टू में क्या है, 0। अब अपन बात करते हैं लूप सेकंड की। तो लूप सेकंड में क्या होगा, अपन नीचे से चलते हैं, यानी बैटरी से मान लेते डी सी बी ई डी में, यानी जब सेकंड लूप की बात करते हैं, जब अपन यहाँ से चलेंगे तो बैटरी का पहला टर्मिनल कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो माइनस ई। ऊपर जाएंगे तो प्लस का I2 डैश Z2, नीचे आएंगे तो प्लस का करंट के साथ ही आ रहे हैं I1 डैश और Z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, I2 डैश Z2 माइनस का I2 डैश Z3 माइनस का I1 डैश Z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा अपने पास, देखो अपने पास I2 कॉमन आ सकता है, यानी मैं जोड़ सकता हूँ, माइनस का I1 पहले लिख दूँ Z3 और प्लस का I2 क्या किया मैंने, देखो ये वाला I2 क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का ही और ये माइनस का, तो ये रहेगा अपने पास I1 डैश Z3 प्लस का I1 डैश Z3 माइनस का ले लिया। अब I2 डैश कॉमन ले लिया तो Z2 माइनस का Z3 इक्वल टू E। देखो अपने का मिस्टेक तो नहीं की, देखो सबसे पहले माइनस E1 ले लिया, प्लस का I2 डैश Z2 ले लिया, और प्लस का क्या ले लिया अपन ने, I2 डैश माइनस का I1 डैश Z3 इक्वल टू 0 सही लिया है। तो I2 डैश Z2 हो गया अपने पास, ये क्या, सॉरी ये मिस्टेक ये बना, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, प्लस होगा, और ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, Z2 और Z3 क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। वही ये मिस्टेक थी, तो मिस्टेक होने पर पता लग जाता है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक डेरिवेशन को कम से कम 3 से 4 बार लिखते हैं तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि अपन ने कुछ मिस्टेक की है। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, ये वाली वैल्यू आएगी, क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। अब क्या करते हैं, इसी को मैं क्रेमर नियम से लिखता हूँ, तो ये लिख लिया मैंने क्रेमर नियम से। तो क्रेमर नियम क्या कहता है अपने पास,
कि इस दोनों की सारणिक बनानी, यानी इस इक्वेशन 4 और 5, यानी Z1 प्लस का Z3 आ जाएगा, ये क्या आएगा माइनस का Z3, ये माइनस का Z3 आ जाएगा, और ये क्या आएगा Z2 प्लस का Z3, और ये आ जाएगा अपने पास I1 डैश और I2 डैश, और इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 0 और E, तो ये आ जाएगा 0 और E, तो ये हो जाएगा अपने पास Z I डैश और E। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी वही तरीका I1 I2 निकालना है, तो सॉल्व कैसे करें इसको। सबसे पहले तो डेल Z निकालना है, तो डेल Z क्या देगा अपन को, डेल Z देगा देखो Z1 प्लस का Z3 मल्टीप्लाई में क्या होगा Z2 प्लस का Z3, Z2 प्लस का Z3, और माइनस का Z3, Z3 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो Z3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देगा अपन को Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 और Z1 Z2 Z1 Z3 और Z3 Z2 और प्लस का Z3 स्क्वायर माइनस का Z3 स्क्वायर, तो ये तो क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो डेल Z देगा वो कितना देगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2, तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपने पास 6 आ गई। अब अपन को निकालना क्या I1 निकालना है, तो I1 कैसे निकालें, सबसे पहले डेल 1 निकालना होगा, तो ये तो क्या आ गया अपने पास डेल Z आ गया। अब I1 की बात डेल 1 की बात करते हैं, तो डेल 1 क्या आएगा, डेल 1 निकालने के लिए इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, यानी 0 और E आ जाएगा, और माइनस का Z3 आ जाएगा, और ये क्या Z2 प्लस का Z3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास। अब क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करें तो आएगा अपने पास 0 माइनस और माइनस Z3 और E, तो देखो ये अपने पास डेल 1 कितना आ जाएगा, डेल 1 आ जाएगा Z3 और E, और I1 की बात करें तो I1 क्या देगा अपन को डेल 1 अपॉन में डेल Z, और डेल 1 कितना आ रहा है देखो Z3 E अपॉन में डेल Z की वैल्यू कितनी है वही Z1 Z2 प्लस का Z1 Z3 प्लस का Z3 और Z2, यानी ये जो I1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपने पास, देखो अपने को थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसको लगभग आपको आंसर मिल गया होगा कि वो स्टेटमेंट सही था या गलत था। अब अपन को क्या निकालना है, इसी में I2 निकालना है, तो देखो I2 कैसे निकालें, I2 निकालने के लिए क्या करें अपन, डेल 2 निकालना होगा, तो डेल 2 निकालने के लिए जो इसको है वो यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो Z1 प्लस का Z3 हो जाएगा माइनस का Z3 हो जाएगा 0 और E हो जाएगा। यदि मैं इसको निकालता हूँ डेल 2, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास E Z1 प्लस का Z3 माइनस का 0, यानी I2 निकालने के लिए क्या करेंगे डेल 2 अपॉन में डेल Z करेंगे, यानी इसकी वैल्यू करेंगे तो E Z1 प्लस Z3, और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 और Z2, यानी ये क्या आ जाएगा अपने पास I2 की वैल्यू, यानी देखो I2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास ये वाली आ गई। अब अपन ने इक्वेशन नंबर कितना दिया लास्ट 6 दिया, इसको मैं दे देता हूँ 7 और 8। अब देखो इसमें आपके पास क्या क्या आ गया अपने पास, अब देखो यहाँ पे अपना डैश चल रहा था तो डैश निकाला है अपन ने, ठीक है, क्योंकि सेकंड सर्किट की बात थी तो इसमें डैश लिया था, इसलिए ये क्या अपना डैश है। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर एक, तो ये वाला अपना जो क्वेश्चन नंबर लिया था जो भी था अपने पास I1 पहले ये निकला था और I2 ये निकला था। अब देखो इसमें कौन कौन से करंट बराबर है, जो इसका I1 था E Z2 प्लस Z3 और डेल Z, यानी E क्या था अपने पास, तो ये तो क्या आ रहा है चेंज आ रहा है, तो इसको तो छोड़ो, ये क्या आ रहा है अपने पास E Z3 Z1 Z2 Z1 Z3 और E, तो इसका जो I1 डैश है वो किसके बराबर आ रहा है, देखो E Z3 Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 और Z3 Z2, यानी अपन कह सकते हैं कि जो I2 करंट था जब बैटरी इधर लग रही थी तब I2 करंट क्या था अपने पास ये था। अब बैटरी को जब इधर लाए तो अपने पास जो I1 डैश है यानी यही करंट कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे सेकंड लूप में पहुँच गया, तो अपन कह सकते हैं कि जो थ्योरम कह रही थी वो सही थी। यानी इक्वेशन नंबर में यदि देखता हूँ I1 समीकरण, उसका मुझे नंबर तो याद नहीं, पर अपन को पता है कि इसका I1 डैश है, इसका I2 डैश, इसका I1 डैश, तो अपन लिख सकते हैं कि क्या होगा अपने पास जो I1 डैश है वो किसके बराबर होगा अपने पास I2 के बराबर, यानी यही चीज अपन ने क्या निकाली है। यहाँ पे देखो ये वाला I1 डैश था जो E Z3 और डेल Z था, E Z3 और डेल Z, यानी इसका I2 किसके इक्वल है I1 डैश के, यानी अपन लिख सकते हैं कि ये क्या अपने पास I2 क्या थी अपने पास, जब बैटरी किधर थी अपने पास इस साइड में थी वो करंट था,
I1 डैश के अपने पास जब बैटरी को अपन उधर ले गए तो ये वाला करंट है, यानी जो कह सकते हैं कि यही क्या है अपनी पारस्परिकता की प्रमेय है। पारस्परिकता की यही क्या होती है यहाँ पे प्रूफ होती है हेंस। तो करना क्या है आपने, जो अध्यारोपण की प्रमेय थी उससे तो छोटी है, उसमें 3 स्टेप थी, इसमें क्या है 2 स्टेप है। सबसे पहले सर्किट में E1 जुड़ रखा होगा तो उस E1 के कारण अपन को क्या निकालना है, I1 I2 निकालना है। प्रोसेस आपको पता है, डेल जेड 2 लूप बना के अपन को 2 इक्वेशन लिखनी है, फिर डेल जेड निकालना है। डेल जेड के बाद अपन को I1 निकालने के लिए डेल 1 चाहिए, तो डेल 1 निकालना है और डेल 2 निकालना है। तो I1 इज इक्वल टू क्या होता है डेल 1 अपॉन में डेल जेड, I2 इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन में डेल जेड। तो वो वैल्यू क्या निकलेगी अपनी I1 और I2 निकल जाएगी। फिर अपन को सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में करना है कि अपने पास जो बैटरी थी उसको अपन ने क्या किया, फर्स्ट लूप से हटाकर क्या किया सेकंड लूप में लगा दिया, तो उसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो निकाली है। तो वो अपन ने क्या निकाला I1 डैश और I2 डैश। फिर अपन को देखना है कि कौन सी करंट इसमें इक्वल आ रही है, तो अपन ने देखा कि ये वाली करंट I1 डैश इज इक्वल टू I2 क्या आ रहा है अपने पास इक्वल आ रही। तो अपन कह सकते हैं कि यही अपना जो स्टेटमेंट था थ्योरम का वो यही था कि पारस्परिकता की प्रमेय क्या कहती है कि प्रथम लूप में जो प्रवाहित धारा थी वो किसके बराबर होगी, यानी द्वितीय लूप में प्रवाहित धारा होती वो किसके बराबर होगी प्रथम लूप में। यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें करंट में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कह सकते हैं कि ये बाइलेटरल इम्पीडेंस जोड़ रखे हैं। तो जो अपना थ्योरम का स्टेटमेंट था वो क्या यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इस बेस पे अपन एक न्यूमेरिकल भी करेंगे तो वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस थ्योरम में तो आपको कोई डाउट होगा नहीं। तो अपने पास टोटल 4 या 5 थ्योरम है, इसकी 2 थ्योरम अपन कर चुके हैं, एक पढ़ी है अपन ने सुपरपोजिशन, एक पढ़ी है अपन ने रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये दोनों की अपनी थ्योरम थी। तो इन थ्योरम ये जो 4-5 थ्योरम है उनमें से लगभग सुपरपोजिशन और ये वाली थ्योरम लगभग हर 1 साल छोड़ के 1 साल राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर में आएगी, या तो इस बेस पे क्वेश्चन आएगा या फिर क्या आएगी थ्योरम आएगी। तो ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपके कम से कम 3 या 3.5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी है उसमें भी वही सिलेबस है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको अच्छे से तैयार करना है इसको। तो जितनी बार वैसे दिखने में ये थ्योरम हो सकता है कि आपको लेंथी लगे, पर इसमें करना कुछ नहीं, प्रोसेस इजी है, तो वो प्रोसेस आपको यूज लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट में करते हैं इसके इसी बेस का एक न्यूमेरिकल करेंगे। हेलो दोस्तों, तो अपन बात करें तो पारस्परिकता की प्रमेय की। तो पारस्परिकता की प्रमेय क्या की अपन ने प्रूफ कर चुके थे। अब अपन को क्या करना है इस बेस पे न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या जब स्टेटमेंट थ्योरम दी है तो सही होगी, गलत तो हो नहीं सकता। तो इसी को अपन ने जो अपने पास क्वेश्चन है क्या है, पारस्परिकता की प्रमेय से हल कीजिए, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि पारस्परिकता की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। अब अपने पास देखो यहाँ पे 6 ओम दे रखा है, 10 ओम दे रखा है और 30 ओम दे रखा है, और बैटरी कितनी दे रखी है 12 वोल्ट। तो वही डेरिवेशन जिस प्रोसेस से किया उसी डेरिवेशन से क्या करना है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं अपन करंट की डायरेक्शन दे देते हैं। तो ये इसमें कितनी होगी, मान लिया कि इसमें तो करंट कितनी जा रही है I1, इसमें कितनी जा रही है अपनी I2। तो यहाँ तक तो कितनी आएगी अपनी I1 आएगी, और यहाँ पे कितनी जाएगी I2। तो ये कितनी जानी चाहिए, देखो संधि बिंदु आने वाली करंट I1, जाने वाली करंट I2, और ये भी क्या नीचे जाएगी यानी I3। आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, तो I2 प्लस का क्या हो जाएगा I3, तो I1 माइनस का I2, यानी ये वाली कितना होगा I1 माइनस का I2 होगा। अब अपन इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका नाम ले देते हैं ABCD और F। अब सॉल्व कर कैसे करते हो, वही जो आप पहले से करते आ रहे हो। क्या क्या निकालना है सर्किट में, सबसे पहले क्या निकालना है अपन को I1 और I2 निकालना है। तो अपन लूप फर्स्ट की बात करते हैं। लूप फर्स्ट क्या होगा अपने पास, मान लेते हैं कि FABE और F में। तो यहाँ क्या होगा अपने पास, देखो यहाँ से चलेंगे तो -12 वोल्ट पहले आएगा, प्लस का क्या आएगा I1 और 6I1, यानी मैं लिख सकता हूँ नंबर पहले लिख लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 6I1। जब यहाँ से चलेंगे तो ये क्या आएगा प्लस का 30I1 माइनस का I2 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो मैं इसको इधर भेजता हूँ, तो 6I1 प्लस 30I1 माइनस 30I2 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 36I1 माइनस का 30I2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0 नहीं होगा,
यहाँ पे देखो ये 12 इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 0 की जगह नहीं क्या होगा 12, तो ये हो जाएगा अपने पास 12। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी एक, तो एक लूप से तो इक्वेशन निकल गई, दूसरा लूप निकालते हैं। तो लूप सेकंड से क्या निकाले, यहाँ से निकाले, यानी बी सी डी ई और बी में। जब अपन यहाँ से चलेंगे तो क्या आएगा अपने पास 10i2 हो जाएगा। यहाँ से चलेंगे तो देखो करंट सामने से टकरा रहा है, यानी माइनस का i1 माइनस का i2, और साथ में क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू बैटरी नहीं है तो 0, तो 10i2 माइनस का 30i1 और प्लस का 30i2 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का 30i1 और प्लस का 30 वजह से 40i2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसमें ध्यान रखना कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो सॉल्व करने में, यदि जल्दबाजी में आप मिस्टेक कर लेते हो तो आंसर नहीं मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना कि मिस्टेक ना हो। अब अपन क्या करते हैं, अपन नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, अपन इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई, इसमें क्या करना है अपन को क्रेमर नियम लगाना है। तो क्रेमर नियम से क्या निकालते हैं अपन, वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास क्रेमर नियम से, यानी क्या निकाले इसकी, सबसे पहले तो सारणी लिख लेते हैं। तो 36, ये हो जाएगा माइनस का 30, ये हो जाएगा माइनस का 30 और ये हो जाएगा 40, तो ये वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास I1 और I2, ये हो जाएगा अपने पास I1 और I2, और ये हो जाएगा अपने पास कितना 12 और 0, तो ये हो जाएगा 12 और 0। अब अपन को क्या करना है यहाँ पे I1 I2 निकालना है। तो सबसे पहले तो डेल जेड की वैल्यू चाहिए, तो डेल जेड क्या आएगा 36 40 माइनस का 900, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 4 का 4 असल 2 4 के 12 13 14 1446 माइनस 900। अब ये लेस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, जो डेल जेड की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0 4 और 12 13 14 5 6 7 8 9 5, यानी कितना आ जाएगा 546, यानी डेल जेड की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी अपने पास 546। अब अपन को क्या निकालना है, डेल वन निकालना है। तो डेल वन कैसे निकालें, डेल वन निकालने के लिए क्या करें, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, यानी 12 और 0 और माइनस 30 और 40, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास डेल वन इज इक्वल टू 12 और 40 और माइनस का 0, यानी डेल वन कितना देगा 12 12 48, यानी 480। तो I1 कितना आ जाएगा अपना डेल वन अपॉन में डेल जेड, तो डेल वन कितना है 480 अपॉन में डेल जेड की वैल्यू कितनी है 546, तो कट सकता है। तो इसको काट सकते हो आप, किससे काटोगे 3 से कट सकता है। तो देखो 3 से काटोगे तो ये कितना आएगा अपने पास 3 एकम 3 8 या 24, 3 एकम 3 3 चंग 18, तो ये कट सकता है आपका। और 2 से तो 2 9 18 और 2 8 16, यानी ये टोटल कितना आ जाएगा अपना 8/9, यानी जो I1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास 8/9। देखो काटने में भी ध्यान रखना कोई मिस्टेक ना हो। तो ये तो हो गया अपना। अब अपन क्या करते हैं, ये तो निकल गया अपना I1 निकल गया। अब ऐसे नहीं क्या निकालते अपन I2 निकालते, तो I2 कैसे निकलेगा, सबसे पहले I2 के लिए डेल 2 चाहिए। डेल 2 ये यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा 36 माइनस 30 और माइनस 30 और 40। अब देखो यहाँ पे रिप्लेस किसको करना है 12 0 को, तो 12 0 कहाँ पर रिप्लेस होगा अपना सेकंड वाले में, यानी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपना 12 और 0। तो ये रिजल्ट क्या देगा डेल 2 इज इक्वल टू 0 माइनस का 12 और 30, और ये माइनस का 30 है, तो ये हो जाएगा अपने पास डेल 2 इज इक्वल टू 12 360 प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा I2 इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन में डेल जेड। तो ये दे देगा अपन को डेल 2 कितना 360 और डेल जेड कितना 540, कट जाएगा तो ये कितना देगा I2 इज इक्वल टू 18 से, यानी 18 नहीं 36 18 या 54, तो यानी ये क्या आ जाएगा अपना एक रिजल्ट आ जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं यहाँ पे साइड में लिख दूँ कि ये किसके इक्वल आया अपने पास, यानी I1 तो आया है अपने पास 8/9 और I2 आया है अपने पास कितना 2/3। ये अपन ने रिजल्ट लिख लिया साइड में। अब अपन को क्या करना है, ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। सेकंड स्टेप में करना है कि अपन को जो यहाँ पे जो बैटरी है वो इसको उठाकर कहाँ लगानी है, यहाँ पे लगानी है। तो देखो ये बैटरी को उठाकर मैं कहाँ करता हूँ, दूसरी स्टेप में लगा देता हूँ। 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसकी वैल्यू चेंज मत कर देना, आप आपको डायग्राम दूसरा बनाना है, मैंने इसमें ही चेंज किया है।
तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये शॉर्ट कर दिया, यानी ये तो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ये क्या हो गया अपने पास, बैटरी जुड़ेगी तो प्लस और माइनस 12 वोल्ट, जैसे प्लस माइनस में था वैसे ही लगाना है। अब इसमें क्या होगी, इसकी करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो करंट डायरेक्शन कैसे चेंज होगी इसकी, तो सबसे पहले करंट क्या आ जाएगा इसमें, यदि करंट की डायरेक्शन फिक्स करें तो ये तो मान लिया कि अपने पास फर्स्ट लूप, यानी अब कितना जा रहा है, I1 I2 हो गया, तो ये जाएगा अपना I2 डैश और ये जाएगा अपना I1 डैश, I1 डैश। यदि करंट की बात करें तो देखो यहाँ पे कितना था, I2 डैश आ रहा था, यहाँ पे कितना आएगा I1 डैश, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखो आने वाली धारा कौन कौन सी है, ये संधि बिंदु, तो आने वाली करंट एक तो I2 डैश है, एक I1 डैश कौन सी है, जाने वाली, तो ये भी जा रही है, यानी आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा प्लस का I3, तो ये हो जाएगा अपने पास I2 माइनस का I1 डैश, तो ये वाली टर्म हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी I2 डैश माइनस का I1 डैश, तो ये वाली क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। अब क्या करना है अपन को, इस बेस पे इसको सॉल्व करते हुए क्या निकालना है अपन को, इसमें भी I1 I2 निकालना है, तो बाकी तो मैं हटा देता हूँ सब कुछ, अपन दोनों ने रिजल्ट लिख लिए साइड में। तो अब क्या आएगा अपने पास, देखो अब आएगा अपने पास फर्स्ट लूप ले लिया, अब इसमें सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं इसे, तो सबसे पहले तो क्या फर्स्ट लूप, तो लूप ले लेते हैं अपन, यहाँ से चलना है, यानी बी ए एफ ई और बी में, तो ये आ जाएगा अपने पास। जब अपन यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से चल रहे तो 6I1 डैश, यहाँ से चलेंगे तो करंट सामने से टकरा रही है, तो I2 माइनस का I1 डैश कितना आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6I1 डैश माइनस का 30I2 डैश और प्लस का 30I1 डैश। इसको मैं पहले लिखूँ तो 30I1 डैश, देखो I1 कितना हो जाएगा अपने पास, ये भी I1 है, यानी ये भी I1 है, तो ये हो जाएगा अपना I1 डैश और I1 डैश 36I1 डैश माइनस का 30I2 डैश इज इक्वल टू कितना होगा 0, तो एक इक्वेशन तो क्या बन गई अपनी, ये बन गई। यदि लूप सेकंड की बात करें तो लूप सेकंड में क्या आएगा अपने पास, लूप सेकंड यहाँ से बना लेते हैं डी सी बी ई और डी में। देखो लूप चाहे कहीं से भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, पर ज़्यादातर कोशिश यही करना कि यदि ये इस टाइप में घूम रहा है तो आप इस कॉर्नर से स्टार्ट करो, यदि ये यहाँ पे घूम रहा है तो क्या इस कॉर्नर से स्टार्ट करो, तो कैसे भी बनाओ उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा लूप में, जब आप यहाँ से चलते तो माइनस का 12 आएगा पहले, क्योंकि माइनस टर्मिनल है, यहाँ से चलेंगे तो प्लस का 10I2 डैश आएगा, यहाँ से चलेंगे तो प्लस का 30 और I2 डैश माइनस का I1 डैश आएगा। अब अपन क्या करते हैं, -12 प्लस 10I2 डैश, 10I2 डैश प्लस का 30I2 डैश माइनस का 30I1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको 12 तो उधर चला जाएगा, तो I2 कितना हो जाएगा, देखो 40I2 डैश माइनस का 30I1 डैश इज इक्वल टू 12। यदि मैं इसको I1 को पहले लिखूँ, क्योंकि क्रेमर नियम में लिखेंगे अपन, माइनस का 3I1 डैश प्लस का 40I2 डैश इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2। अब इसको क्या करता हूँ मैं, क्रेमर नियम में लिखता हूँ, तो वही जो आप पहले लिखते आ रहे हो, तो क्रेमर नियम से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो अपन ने क्रेमर नियम से क्या होगा अपने पास, यदि वही मैट्रिक्स बनाए तो 36 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30 और यहाँ पे हो जाएगा वही 40, यानी जो पहले आया था शायद वही रिजल्ट आएगा। I1 I2 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा I1 डैश और I2 डैश इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0 और 12, पहले क्या था 12 और 0 था। अब क्या होगा अपने पास, डेल जेड की वैल्यू निकालते तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 40 माइनस का 900, तो ये कितना होगा 1440 माइनस का 900, तो ये कितना आ जाएगा डेल जेड इज इक्वल टू 540, यही आएगा अपने पास। अब अपन क्या बात करते हैं इसमें, ये तो आ गया अपने पास। अब अपन बात करते हैं डेल वन की, डेल वन निकालने के लिए क्या करें, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दे, यानी 0 और 12 माइनस 30 और 40, तो ये आ जाएगा अपने पास। देखो डेल वन इज इक्वल टू 0 माइनस का 12
360, कौन सा आएगा माइनस का, तो डेल वन इज इक्वल टू 360 प्लस का हो जाएगा। तो आई वन क्या देगा अपन को 360 अपॉन में डेल जेड की वैल्यू 540, यानी 0 से 0 यानी 18 से कटे तो 2 और 3, यानी जो आई वन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास, जो आई वन आया तो आई वन आएगा अपने पास 2/3। आई वन क्या है डैश है अपने पास, तो डैश क्या है अपने पास आई वन डैश इज इक्वल टू 2/3। ऐसे ही सेकंड डेल क्या निकाला अपन ने 1 निकाले, अब डेल 2 निकाले तो क्या होगा, ये यहाँ पे रिप्लेस होगा यानी 36 माइनस 30, और ये यहाँ पे रिप्लेस होगा तो 0 12, तो ये हो जाएगा अपने पास। अब डेल 2 की बात करें तो क्या होगा अपने पास 36 और 12 माइनस का 0, तो डेल 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसमें क्या किया 36 माइनस 30, ये यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया 0, 36 और 12, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 36 और 12, यानी 7 और 13 432 आएगा, तो ये आएगा 432। अब अपन को क्या निकालना है आई टू निकालना है, तो 432 अपॉन में डेल जेड कितना है 546, तो इसको जो कटे वो काट देना, तो लगभग काटोगे तो किससे काटे, किसी से भी काट दो, 18 से काटो तो 18 18 नहीं 36, इधर से यदि करना हो तो 2 से काट दो चाहे 3 से काट दो, 2 से काटते तो 2 दूनी 4, 10 तो 14, 0 2 एकम 2, 2 हो जाएगा अपने पास, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 135, ये हो जाएगा अपने पास 108। और कुछ कट रहा है क्या इसमें, देखो किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 छक 12, जब 12 और 3 पंजा 15, तो 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 और 3 छंग 18, यानी कितना है अपने पास 36। और भी कट रहा है क्या, और भी कट जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 3 एकम 3, तो यानी 12/15, यानी 4 और 5, यानी जो I2 आएगा वो कितना आएगा अपना 4/5। अब इसमें देखो अपने पास I2 डैश भी आ गया और I1 डैश भी आ गया, तो जब ये वाली चीज़ आ गई तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो इसमें I1 डैश, यानी मैं चारों रिजल्ट लिख लेता हूँ, ये क्या हो गया अपना I1 डैश 2/3 और I2 डैश कितना आया अपने पास 4/5। देखो इसमें कोई से भी करंट अपने पास जो थ्योरम का स्टेटमेंट था उस बेस पे करंट सेम आ रही है क्या, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये क्या था अपने पास I2 था, ये क्या अपना I1 डैश है, यानी अपना जो थ्योरम स्टेटमेंट है वो सही है, यानी अपन कह सकते हैं कि क्या आ रहा है इसमें, जो थ्योरम का स्टेटमेंट था उस बेस पे आ रहा है अपने पास I2 और I1 डैश क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो पारस्परिकता की प्रमेय है वो सही है। यानी पहले क्या किया, बैटरी इधर थी जब अपन ने क्या निकाला था I1 और I2 निकाला था, जब बैटरी को इधर ले आए तो अपन ने क्या निकाला I1 डैश और I2 डैश निकाला, तो इसका जो I2 है वो इसके I1 डैश के इक्वल आ गया, तो अपन कह सकते हैं कि यही क्या है अपनी पारस्परिकता की थ्योरम है, यानी यही क्या हो जाती है थ्योरम हेंस प्रूव हो जाती है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो 3 साढ़े 3 नंबर का आता है, बाकी यूनिवर्सिटी में शायद ज़्यादा का भी आता होगा, तो इसमें यही थ्योरम है और यही कंसेप्ट है। जितना डायरेक्शन लंबा लॉन्ग लग रहा है वो लॉन्ग है नहीं, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से और इजी, कोई नहीं 2 स्टेप में सॉल्व करना है। सबसे पहले I1 I2 निकालना है, फिर बैटरी को दूसरी जगह लगा के I1 डैश और I2 डैश निकालना है, फिर उसको क्या करना है दोनों को कंपेयर कराना है जो वैल्यू आए इसको। तो ये अपनी क्या थी पारस्परिकता की प्रमेय, तो आप इसको अच्छे से देखना, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। जब ये थ्योरम एक बार पूरी हो जाएगी तो मैं एक बार क्वेश्चन सीरीज भी लेके आऊँगा इस बेस पे, तो क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो अपन ने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है उस बेस पे सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।